सुधांशु जी की डिबेट्स तो आपने बहुत देखी होंगी, जिसमें वो नास्तिकों की धज्जियां उड़ा देते हैं और सुधांशु जी के तर्क के सामने कोई भी नहीं टिकता, फिर चाहे वो कांग्रेसी हो या फिर कोई सपाई हो या फिर कोई दूसरा सेकुलर या वामपंथी हो। सुधांशु जी की सबसे अच्छी डिबेट्स होती है नास्तिक विवेक श्रीवास्तव के साथ। तो आज मैं ऐसी ही वीडियोस लाया हूँ जहाँ सुधांशु जी ने सेकुलरों और लेफ्टिस्टों की धज्जियां उड़ा दी हैं और उन्हें बोलने लायक नहीं छोड़ा। सुधांशु जी के तर्क के सामने वो एक पल भी नहीं टिके और डिबेट छोड़ के भागने लगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। कि पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सदगुरुओं को, गुरुओं को, साधुओं को अंबानी साहब की ज़रूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, या ज़रूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की? उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। आज एआई, अमेरिका कह रहा है एआई करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कह रहे हैं एमएम करो, महामंडलेश्वर बनो। तू है कौन रे? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सदगुरु जी को अमित शाह की क्या जरूरत है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया। ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, अमित शाह जी तो कल गए थे, रेवंत रेड्डी जी तो कम से कम 3 हफ्ते पहले मिले थे। रॉबर्ट वाड्रा जी तो 2017 में मिले थे सदगुरु जी से, वो क्यों मिल रहे थे भाई? और ये भी बता दीजिए, अशोक गहलोत जी वो भी तो थे सदगुरु जी के साथ और बिल्कुल बात कर रहे थे उनसे। और यहाँ सिद्धारमैया जी हैं, इनके लिए तो आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी, तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। अब डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले गए। सदगुरु, ये तो तय है कि सदगुरु का दर्द नहीं है आपको दर्द है महाशिवरात्रि का। नाइस। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये समस्या है। अब मैं एक और अब सुनिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका नाम भारत से मतलब है ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्ज़े कैपरा। फिट्ज़े कैपरा की बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, आप लोग जाके कभी पढ़ लीजिएगा। उसकी एक और किताब है द अनकॉमन विजडम। थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े लोगों में से एक है। और दुनिया में अभी तक साइंस की जो सबसे बड़ी खोज अभी तक 21वीं सदी में हुई है, सर्न लेबोरेटरी में 4 अप्रैल 2012 को जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति लगी है। और सुनिए, फिट्ज़े कैपरा लिखता है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में बताइए कि उस धर्म को न मानने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के भगवान के लिए यह शब्द बोला हो, और वो भी साइंटिफिक किताब में बोला। एक लाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस का एक और नया रिएक्शन वीडियो। इस वाले वीडियो में आज रहेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके धमाकेदार अंदाज के भाषणों की वजह से और उनके बयानों की वजह से। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बोलते हैं। बहुत ही तगड़ा इनका बोली बोला जाता है। बिना देरी किए वीडियो देखते हैं और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, और चैनल को आगे बढ़ाने में आपको मदद चाहिए होगा। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं बिना कोई देरी करते हुए। अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं। बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देव आ रहे शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की है माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। नेहरू का प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 2 सितंबर 1946 को बने थे अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों का
वो लोगों की हत्याएं झेली, और उनके रहते हुए आपको पता है जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी, उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें ये फायदा हुआ कि नुकसान? गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है यही जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति तय करते हैं। आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूँ। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है BBC को, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों क्या जरूरत है? मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ है, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखी। देखिए, जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। करेक्ट। हिंदुओं में क्या हुआ? उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट। मुझे ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व, सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। अभी कुंभ होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे, नॉन हिंदू हैं, और वो श्रद्धा भाव से आएंगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में उस मजहब को न मानने वालों के मन में श्रद्धा हो और वो यात्रा करने जाएं तो बताइए। दोस्तों, यूं तो बीजेपी में कई सारे एक से बढ़ के एक प्रवक्ता हैं और वक्ता हैं, लेकिन जो बात सुधांशु जी में है वो किसी में, जिस तरह से उनकी नॉलेज है, उनके सामने कोई भी नहीं टिकता। फिर चाहे वो वामपंथी हो या कोई सेकुलर हो या फिर कोई मौलाना हो या फिर किसी पार्टी का कोई। ये था आज का वीडियो। कोई और सुप्रिया सुधांशु जी के सामने कोई नहीं टिक सकता, जैसे कि संबित पात्रा के सामने। कैसा लगा आप सबको ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, प्लेलिस्ट में है, वीडियोस में है, जाके देखिए, बात कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।